देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। अक्सर उनके बारे में जब चर्चा होती थी तो कई लोग राजनीतिक रूप से उन्हें घेरने के लिए मनमोहन सिंह भी कहते थे, लेकिन उन्होंने एक बार संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक शेर के जरिए अपनी बात देश के सामने रखी थी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। उनका एक अलग तरीका था। आरबीआई के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कई सारे बड़े फैसले लिए, एक दिशा दिखाई, एक तरीका अपनाया, अपनी सोच को बड़ा किया ताकि देश के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सके। बावजूद इसके कि गठबंधन की मजबूरियों ने कई बार उन्हें विषम परिस्थितियों में धकेल दिया। मनमोहन सिंह जब पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनके नाम का चयन हुआ और उन्हें फोन किया गया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। फोन उन्हें रात में आया था क्योंकि उनकी जिंदगी उससे पहले सिर्फ एक अर्थशास्त्री के रूप में रही थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि सरकार में इतना बड़ा पद उन्हें मिल जाएगा। लेकिन 12 साल तक बिना बिजली के एक बच्चे के तौर पर गरीबी से जूझते हुए घर में अपना जीवन बिताने वाले एक बालक ने यहां तक की दूरी तय की। उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, आप सोचिए कि उर्दू वो बड़ी अच्छी लिखते थे, अपना भाषण भी उर्दू में लिखते थे, उनकी प्राथमिक जो पढ़ाई थी वो उर्दू में हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कहां पहुंचे और देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई सारी चर्चाएं इस बात को भी लेकर होती थी कि चूंकि सोनिया जी पीएम नहीं बनी, वो पीएम बने, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उस पद पे रहकर किया, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील जिसके वजह से उन्होंने अपनी सरकार को भी दांव पर एक वक्त लगाया, हालांकि बाद में फिर सारी गोटियां जगह पर बैठ गई थी, लेकिन धुर विरोधी वो मौजूदा सरकार के रहे। हर चुनाव के पहले उन्होंने किसी न किसी तरीके से ये सरकार के खिलाफ अपनी बात कही। लेकिन आज राजनीतिक सौहार्द का भी एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं एक अच्छी मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर पहुंचे और आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, परिवार के लोगों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, सबकी हिम्मत बढ़ाई। उनकी बेटियों के पहुंचने का इंतजार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुझे लगता है कि राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये अपने आप में हिम्मत देती हैं कि देश एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां पर हम एक देश के तौर पर भी आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना भी जानते हैं। तो हम चर्चा उनकी लगातार कर रहे थे और जैसा हमने आपको पहले भी बताया, दो खास मेहमान हमारे साथ शशि शेखर जी और आशुतोष जी जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत ही भावुक पोस्ट उनके लिए लिखा। राहुल गांधी भी आज उनके घर पर गए उन्हें श्रद्धांजलि देने, सोनिया गांधी जी भी गई हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने गई। लेकिन सबसे ज्यादा हमेशा वो जुगलबंदी 2008 की याद की जाती है, जब आरोप लगा था, विश्वास मत के दौरान आरोप था उनकी सरकार पर। तब हमला करते हुए सुषमा जी ने कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा, हमें रहबरों का ख्याल नहीं, तेरी हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तब उन्होंने जवाब दिया था, सोचिए आपकी उर्दू इतनी अच्छी थी, उनकी शायरी खूब जानते थे, अलामा इकबाल की लाइनें पढ़ते हुए उन्होंने कहा था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ था। लेकिन एक और दिलचस्प किस्सा, इससे पहले कि हम राजनीति और इन सब के बीच आगे चर्चा करें, एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूं जो आप भी शायद जानना चाहें। आपने देखा ही होगा, मनमोहन सिंह जी हमेशा नीली पगड़ी पहनते थे। इसके बारे में उन्होंने खुद एक बार कहा था। हमेशा नीली पगड़ी को पहनने वाले मनमोहन सिंह की चर्चा इस बारे में हुई। अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस पर चर्चा की थी। उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबरा, जो उस वक्त थे ड्यूक ऑफ एडिनबरा, प्रिंस फिलिप ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। तब प्रिंस फिलिप ने अपने भाषण में कहा था, आप उनकी पगड़ी के रंग पर ध्यान दे सकते हैं। इस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नीला रंग उनके अल्मा माटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है और उसी का प्रतीक है। कैम्ब्रिज में बिताए मेरे दिनों की मुझे याद दिलाता रहता है, वो यादें बहुत गहरी हैं मेरे अंदर। हल्का नीला मेरा पसंदीदा रंग भी है, इसीलिए यह अक्सर मेरी पगड़ी पर दिखाई देता है। ये एक दिलचस्प किस्सा उनके जो वेशभूषा है उसको लेकर हमने चर्चा की। लेकिन
ये छोटी छोटी बातें थी जो इस शख्सियत को बनाती थी। उनकी पसंद, उनका तरीका बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के थे। इसी पर चर्चा हो रही थी। अभी अभी मैंने देखा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह साहब ने भारत रत्न उन्हें मिले इसकी पुरजोर वकालत की है, कहा है। तो शशि शेखर जी यहीं से शुरुआत करते हैं और आशुतोष जी भी बोलेंगे कि बतौर आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष जी ने भी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कई भाषण दिए। हालांकि एक जर्नलिस्ट के तौर पर वो भी ये मानते हैं कि उनका कद, उनकी भूमिका, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है भारतीय राजनीति में। लेकिन आज उनके धुर विरोधी उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। शशि शेखर जी देखिए, इसी का नाम राजनीति है। कल आप 2013 के उन दिनों को याद करें, अन्ना हजारे जब यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उन दिनों को याद करें। रामलीला मैदान में ऐसा लगता था जैसे कि सारा देश भ्रष्टाचार की कालिक से लिपट गया है और कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। तब सारी उंगलियां मनमोहन सिंह जी पर उठती थी और वो चुपचाप सहन कर रहे थे। उनकी ईमानदारी पर कोई दाग नहीं था। लेकिन अब वो करते तो करते क्या, वो एक ऐसी सरकार के मुखिया थे जो खिचड़ी थी और सरकार को चलाना उनकी जिम्मेदारी इसलिए थी अंजना क्योंकि वो एक ऐसे माली की तरह थे जिन्हें उनकी पार्टी ने हुकूमत के लिए नियुक्त किया था और वो उस गुलशन की रक्षा करना उनका दायित्व था। तो वो उसे कर रहे थे। आज जब संजय सिंह ने मुझे ये कहा तो मुझे उनके तमाम भाषण याद आ गए। आशुतोष पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो मेरे कुलीग रहे हैं, वो मेरे आज भी प्रिय है। बेहतर होगा आप ही आशुतोष से पूछें। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से मैं इस पर चर्चा आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आज वो दिन है जब हम सब स्मरण कर रहे हैं उनकी पूरी भूमिका को, उनके योगदान को। लेकिन आशुतोष जी, उनके धुर विरोधी भी अंदर अंदर जानते थे कि एक ऐसे मतलब जिसको कहते हैं रेजिलियंस और परसिस्टेंस की एक मिसाल थे। लगातार कई मुश्किलों में पड़ते हुए भी एक ऐसे पद पर रहते हुए जिनका पार्टी के अंदर ये बहुत खींचतान थी। ऐसा नहीं था, बहुत सारी मुश्किलें थी। पार्टी में भी 2 सेंटर्स की चर्चा हमेशा होती थी। ऑर्डिनेंस को इनके राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। तो ऐसा नहीं, अब ये सब कुछ बहुत आसान नहीं होता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश का ख्याल रखना है। वहीं पार्टी की तरफ से भी रस्सियां बीच बीच में खींची जाती थी। लेकिन एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की नजर से आपने इनको कैसे देखा और एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप इनको कैसे आंकते हैं? जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जरूर कहूंगा कि मैं कभी किसी का विरोधी नहीं रहा, मैं आलोचक जरूर रहा। और मनमोहन सिंह को मेरा अपना मानना है कि भारत के इतिहास के 3 सर्वोत्तम प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री मैं मानता हूं। ये वो जब जीवित थे तब भी मैं कहता था, मैंने इस बारे में लिखा भी है। क्यों कहते थे इसको भी मैं अच्छी तरीके से। जहां तक मनमोहन सिंह की आलोचना का प्रश्न था, मैं 2 कारणों से उनकी आलोचना करता था और वो भी जब उनका दूसरा टर्म था उसमें। एक तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगे, हालांकि बाद में साबित बहुत कम हुआ, उसमें गंभीरतम आरोप लगे। मुझे यह लगता था कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें इस पर रोक लगानी चाहिए थी और कम से कम अपने साथियों के ऊपर इतना अंकुश उनका होना चाहिए था, या उस वक्त मुझे लगा कि शायद वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे। दूसरा, मुझे हमेशा यह लगता था कि मनमोहन सिंह देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके पास वो जो राजनीतिक जो पूंजी है वो नहीं थी। और चूंकि उनके पास वो राजनीतिक पूंजी नहीं थी, इसलिए अक्सर लोग उनको बहुत कमजोर प्रधानमंत्री भी कहते थे और थे भी कमजोर प्रधानमंत्री। लेकिन जब जब देश के हित की चर्चा होती थी, जब उनको लगता था, तब उन्होंने बेलाग तौर पे यहां तक कहा कि जब न्यूक्लियर डील की बात हुई, उन्होंने कह दिया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इस पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करूंगा। और ये वो लम्हा था जब शायद कांग्रेस पार्टी उनको हटा के किसी और के बारे में भी सोच सकती थी। लेकिन 2 जुगलबंदी जो भारत के इतिहास में, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी लाल के सडवानी की जुगलबंदी है, मुझे लगता है 2 और जुगलबंदी है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। एक तो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के बीच की जुगलबंदी, दूसरी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच की जुगलबंदी। मनमोहन सिंह को जब नरसिम्हा राव ने अपॉइंट किया था तो मनमोहन सिंह ने सिर्फ इतना ब्रीफ उनको दिया था कि देखो, मैं राजनीति संभालूंगा, तुम्हें अर्थव्यवस्था संभालनी है, लेकिन अगर कल कुछ होगा तो तुम्हारी गर्दन कटेगी, इस्तीफा तुम्हारा लिया जाएगा। ये उन्होंने कहा और इतिहास गवाह है कि नरसिम्हा राव को मनमोहन सिंह ने बिल्कुल निराश नहीं किया। और 2004 में तो बिल्कुल अप्रत्याशित था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक बार सोनिया गांधी ने जब उनका नाम दिया, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई, तो मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। और मैं एक ही शब्द बार बार कहता हूं कि अगर मनमोहन सिंह को मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं एक शब्द में डिफाइन करूंगा, डिग्निटी, डिग्निटी, डिग्निटी। लेकिन शशि शेखर जी, कई लोग उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं।
उन्होंने इस पर कहा भी था कि मुझे एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी तो देखिए, मेरी वहां पर क्या भूमिका है। लेकिन चूंकि पर पीवी नरसिम्हा राव साहब की भी चर्चा हुई है और इस मुद्दे पर बीजेपी अक्सर कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को उनके अपमान के लिए घेरती है, तो जब उनकी मृत्यु हुई थी और आज जब हम देख रहे हैं मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने पीएम उनके घर पहुंचे हैं, आपने दोनों दौर देखा है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मैं दो अगर आप उदाहरण लेना चाहे, पहली बात एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये उनके दोस्त, उनके सहयोगी रहे संजय मारू की किताब का टाइटल है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही थे क्योंकि कहीं भी ना उनकी पार्टी उनके साथ थी ना कुछ था। और आपको याद होगा किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने किस तरीके से उनकी सरकार द्वारा लाया गया बिल फाड़ा था। तो मुझे बार बार लगता था कि मनमोहन सिंह जो हुकूमत कर रहे हैं वो उनका ही बूता है कि इतने कठोर निर्णय वो कर पाते हैं। रही बात नरसिंह राव और उनकी, राव साहब जाने अनजाने कहीं ना कहीं गांधी परिवार से भिड़ गए थे और उनका पार्टी के अंदर भी उनकी लड़ाइयाँ हो गई थी, और इसी का नतीजा था कि जब वो नहीं रहे तो उनकी पार्थिव देह को वह सम्मान नहीं हासिल हो सका जो होना चाहिए था। जबकि मनमोहन सिंह इसके उलट है, प्रधानमंत्री ने खुद वहाँ सम्मान जाके प्रदर्शित किया, पूरा गांधी परिवार वहाँ खड़ा हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं यह मुफीद भी बैठता है कि नॉन गांधी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स की वो चर्चा करें, और इससे कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक चीजें भी सकती हैं। हालांकि मैं एक बात बहुत दृढ़ता से कहना चाहूंगा, नॉन गांधी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स को वो दर्जा उनके जीते जी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। एक बस वो राहुल गांधी ने दरअसल वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था जिसमें वो दोषी जो कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स थे उनको लेकर जो ऑर्डिनेंस था वो उन्होंने फाड़ा था। किसानों से जुड़ा हुआ वो कोई मुद्दा नहीं था। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जी, इसीलिए मैंने सोचा उसको दर्शकों को बता दें। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में देशवासियों के हित के कितने काम हुए, एक बार नजर आप भी डाल लीजिए, क्योंकि बहुत कई लोग ये मानते हैं कि शायद तब तक इतने कम वक्त में कभी इतने सारे काम नहीं हुए थे। उसी लोक कल्याणकारी कामकाज की बदौलत यूपीए को दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला था। और खास तौर पर मुझे याद है 2009 में शशि जी, जो किसानों की ऋण माफी का फैसला था वो बहुत बड़ी भूमिका निभा गया था अगर यूपीए की सरकार की वापसी हुई थी तो। मनमोहन सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में तमाम राजनीतिक अवरोधों जो गतिरोध है और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, मतलब क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों से वो जूझते हुए ही नजर आए, हमेशा उस पर जवाब देते ही नजर आए। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। You have referred to our cooperation with regard to civil nuclear energy. शख्सियत में जितने सहज, सरल और नम्र थे, मन से उतने ही मजबूत थे मनमोहन सिंह। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के खातिर एक बार मनमोहन सिंह ने अपनी 4 साल पुरानी सत्ता और सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। वो दौर देश ने देखा जब अमेरिका से 2005 में की गई परमाणु डील को पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह ने 2008 में अपनी सरकार गंवाने तक का जोखिम ले लिया था, मगर अपने प्रण से डिगे नहीं। हालांकि वक्त के साथ उनकी सोच पर सियासत की मजबूरियां लादी जाती रही और फिर दूसरी बार पीएम बनने पर मजबूत मनमोहन थोड़े मजबूर हो चुके थे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मैं कितनी नजदीक के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। ये वो दौर था जब मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और देश की राजनीति में घोटालों और भ्रष्टाचारों के कंधे पर सवार होकर सियासत फुफकार रही थी। संसद का कोई भी सत्र घोटालों और भ्रष्टाचारों के विरोध में हंगामे के बिना नहीं गुजरा करता था। गठबंधन की मजबूरियों और सरकार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए मनमोहन सिंह ने कभी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया।
हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।